हेलो, स्वागत है आज की सेशन में। तो आज की इस सेशन में हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आज जो है हम अर्थशास्त्र की शब्दावली आज से हम जो है अर्थशास्त्र की शब्दावली शुरू करेंगे जो कि सबके काम में आने वाली है। चाहे वो बच्चा 11वीं में है, चाहे 12वीं में है, चाहे बीए कर रहा है, चाहे एमए कर रहा है, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है और इसका बेनिफिट है जो बहुत ही ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट होगा। इसके अंदर आपको क्या है कि इकोनॉमिक्स का पूरा जितना भी छोटी छोटी बातें हैं वो सारी की सारी आपको इसमें सीखने को मिलेगी। चाहे वो कोई सिद्धांत है या कोई डेफिनेशन है या कोई छोटे से छोटा वर्ड है जो जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो हम इसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए से शुरू करेंगे। हम ए टू जेड टोटल जितने वर्ड हैं वो सारे हम इकोनॉमिक्स के अंदर इसके अंदर अपने करेंगे और डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और चैनल को शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम सबसे पहले बात करते हैं हम एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, चुकाने की योग्यता का सिद्धांत। तो ये चुकाने की योग्यता के सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार करों की वसूली व्यक्ति की वित्तीय सामर्थ्य के अनुसार की जानी चाहिए। इसके अनुसार क्या है, अगर कोई भी कर है उसकी वसूली किसके अनुसार करनी चाहिए? व्यक्ति के वित्तीय सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि किसी की अगर इनकम ज़्यादा है तो उससे कर ज़्यादा वसूल किया जाता है और जिसकी आमदनी कम है उससे कम। जिन व्यक्तियों की आय या संपत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है या तो उनकी आय कर चुकाने की सामर्थ्य भी अधिक मानी जाती है। इस कारण उन्हें ऊंची दर से कर चुकाना पड़ता है। इस सिद्धांत के आधार पर कर लेना प्रगतिशील कर प्रणाली का रूप है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अबव नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट, असामान्य लाभ। ये क्या है? जब कोई फर्म अपने उत्पाद को ऐसी कीमत पर बेचती है जो उसे व्यवसाय में बनाए रखने की तुलना में अधिक प्राय प्रतियोगी बाजार में फर्म वस्तु की उतनी कीमत प्राप्त करती है जो उत्पादन की औसत लागत के समान होती है, और इसे सामान्य लाभ की स्थिति कहा जाता है। लाभ का अतिरेक तब माना जाता है जब दीर्घकाल में भी औसत लागत की अपेक्षा वस्तु की कीमत क्या हो, अधिक हो। तो तब जो एक फर्म को क्या होता है, असामान्य लाभ प्राप्त होता है जब ऐसी कीमत पर बेचती है जो व्यवसाय में बनाए रखने के लिए उसकी कीमत की तुलना में अधिक होती है। इसके बाद में बात करते हैं अबोव द लाइन प्रमोशन। अबोव द लाइन प्रमोशन, सीमा से अधिक प्रचार क्या होता है? अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ानी है तो जब फर्म टेलीविजन अन्य प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बहुत अधिक व्यय कर देती है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो सीमा से अधिक प्रचार कहलाती है। इसके अंदर क्या है, वो बहुत ज़्यादा जो है व्यय जो है वो समाचार पत्र रेडियो में समाचार निकालने में एडवर्टाइज करने में वो खर्च करती है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुपस्थित रहने की आदत। जब कर्मचारी जानबूझकर, ये तो सिंपल सी बात है, जानबूझकर अनुपस्थित रहता है तो वो अनुपस्थित रहने की आदत उसकी कहलाती है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत है। जब दो देशों में से एक देश निर्दिष्ट साधनों की मात्रा से दूसरे देश की तुलना में अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो तो प्रथम देश को लागत का निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। मान लीजिए ए तथा ब दो देशों के पास श्रम तथा पूंजी ये दो साधन हैं और इनकी समान मात्रा में से एक्स तथा वाई के उत्पादन निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये ए देश है और ये ब देश है। ठीक है। और ये इनकी एक्स और वाई उत्पादन की मात्रा ली गई है 100 फिर 80। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि ए को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है, ए को। ठीक है, एक्स वस्तु के भी और वाई वस्तु के भी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी बात करते हैं आगे। तो हम आगे बात करते हैं निरपेक्ष आय परिकल्पना, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इस मान्यता के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय के आधार पर यह तय करता है कि उसकी आय का कितना अनुपात उपभोग पर व्यय किया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जो भी उपभोक्ता है वो ये सोचता है कि उसकी जो वर्तमान आयु है उसकी आय है उसके अनुसार ही वो
उपभोग पर कितना व्यय करेगा ये निर्धारित करता है। परंतु आय का स्तर बढ़ाने के साथ इस अनुपात में कमी होगी। अगर उसकी आय का स्तर बढ़ाता है वो अपनी आय का स्तर, तो इस अनुपात में क्या होगी, कमी आएगी। और क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से क्या होती है, कम पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम एब्सोल्यूट रिस्क, निरपेक्ष जोखिम। निरपेक्ष जोखिम क्या है, किसी भी परियोजना से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों के संभावित मूल्यों के विचलन को निरपेक्ष जोखिम कहा जाता है। प्राय मूल्यों का प्रमाप विचलन जितना कम होता है तथा प्रायिकता वितरण जितना कठोर होता है, निरपेक्ष रूप में जोखिम उतनी ही कम होती है। इसके बाद बात करते हैं ACAS। इंग्लैंड में 1975 में औद्योगिक विवादों के संदर्भ में यह परामर्शदात्री सेवा प्रारंभ की गई। कहाँ प्रारंभ की गई थी, इंग्लैंड के अंदर 1975 के अंदर। औद्योगिक क्षेत्रों में मालिकों तथा श्रमिकों के संबंध बेहतर बनाने हेतु परामर्श, निपटारे तथा मध्यस्थता जैसे उपायों को प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ACAS है और इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सीलेटर। ये क्या है, त्वरक, ठीक है, एक्सीलेटर त्वरक। तो इसमें हम क्या देखते हैं, शुद्ध अथवा त्वरित निवेश तथा राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के दर में संबंध दर्शाने वाला घटक होता है। ये जो है त्वरक क्या है, शुद्ध तथा त्वरित निवेश और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के दर में संबंध दर्शाने वाला घटक होता है। जब आय में तीव्र गति से वृद्धि होती है तो इससे विद्यमान क्षमता पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण व्यापार व उद्योग जगत द्वारा न केवल वर्तमान पूंजी को प्रस्थापित करने हेतु निवेश किया जाता है, अपितु बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु नया निवेश भी किया जाता है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 क्रियाशील मशीनों में से एक को प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। यदि प्रतिवर्ष 30% की वृद्धि हो रही हो तो 3 नई मशीनों में निवेश करना होगा, जिसमें से प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक मशीन के साथ 2 अतिरिक्त मशीनों में भी निवेश किया जाएगा। इस प्रकार निवेश के ऊंचे स्तर के कारण सकल मांग बढ़ेगी तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP का स्तर भी अधिक हो जाएगी। इसी के अनुरूप फिर मांग बढ़ेगी तथा निवेश की राशि भी बढ़ेगी। ये त्वरक होता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दायित्व को स्वीकार करने की प्रक्रिया। तो दायित्व को स्वीकार करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया अंतर्गत विनिमय बिल के रूप में किसी ऋण की अदायगी की गारंटी दी जाती है, भले ही मूल रूप से ऋण लेने वाला उसे अदा न कर पाए। ऐसा प्राय किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा किया जाता है तथा वह संस्था इस प्रकार के दायित्व हेतु लिखित रूप से ऋणदाताओं को आश्वस्त भी करती है। इस प्रकार की संस्था को स्वीकार करने वाली या दायित्व वहन करने वाली संस्था कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं समायोजनशील मौद्रिक नीति। ऐसी नीति जिसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति को इसकी मांग के अनुरूप ही बढ़ने दिया जाता है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति को जितनी मांग है उसके अनुरूप ही उसको बढ़ने दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, समायोजनशील मौद्रिक नीति होती है, ठीक है। यदि मुद्रा की मांग में पर्याप्त वृद्धि होने की स्थिति में इसकी पूर्ति को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया जाए तो आर्थिक वृद्धि की दर अवरुद्ध हो जाती है और मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति ऊंची दर बढ़ने दी जाए तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अकाउंट आ जाता है। लेखे निर्दिष्ट अवधि में हुई गतिविधियों का विवरण होता है। बैंक खाता, एक व्यक्ति, फर्म या सरकार के लिए बैंक द्वारा तैयार खाता। खाते की अवधि वित्तीय प्रतिभूतियों के स्टॉक एक्सचेंज में खरीदने तथा बेचने हेतु निर्धारित अवधि। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में सभी प्रकार के शेयरों के कारोबार की अंतिम सीमा अवधि 1 पखवाड़ा होती है। खातों में व्यक्त लागत, ये क्या होती है, खातों में व्यक्त लागत किसी लेखापाल द्वारा खातों में दर्ज की गई सभी लागतें, इन्हें मौद्रिक लागतें भी कहा जाता है। तो ये खातों में व्यक्त लागतें होती है, जितनी भी खातों में दर्ज की गई लागतें होती हैं। इसके बाद बात करते खातों में व्यक्त लाभ। एक लेखापाल द्वारा फर्म के खातों में दर्शाई गई वह राशि जो लाभ के रूप में व्यक्त की जाती है। बिक्री से प्राप्त राशि में से साधनों के लिए चुकाई गई राशि घटाने से हमें लेखा लाभ की राशि ज्ञात होती है। किसमें से, बिक्री से प्राप्त राशि में से। किससे प्राप्त, बिक्री से प्राप्त राशि, ठीक है, में साधनों से चुकाई गई राशि, कौन सी, साधनों की चुकाई गई राशि को अगर घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, खातों में व्यक्त लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं निवेश अथवा परिसंपत्तियों पर प्रतिफल। निवेश अथवा परिसंपत्तियों पर
प्रतिफल, ये क्या है, किसी परियोजना से लागत की तुलना में प्राप्त प्रतिफल की दर वार्षिक लाभ की राशि में औसत निवेश से भाग देकर इस दर को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में एक्शन लेग, नीति क्रियान्वयन अंतराल क्या है, किसी भी नीति चाहे वो मौद्रिक हो, राजकोषीय हो या व्यापार हो की घोषणा तथा उसकी क्रियान्विति के बीच की अवधि जो होता है वो क्या होती है, नीति क्रियान्वयन अंतराल होता है। ठीक है, नीति की सफलता प्राय इसी बात पर निर्भर करती है कि वह अंतराल कम से कम हो। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी प्रोडक्ट की, उत्पादक गतिविधि। ये क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा आर्थिक इकाई, वो आर्थिक इकाई व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कंपनी आदि हो सकते हैं, द्वारा किया गया वह कार्य जिसमें मूल्य का सर्जन होता है। इसका संबंध किसी वस्तु के उत्पादन अथवा सेवा से हो सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जनसंख्या में श्रम का अनुपात, एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी रेट, इसकी हम बात करने वाले, एक्टिविटी रेट की बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए भारत की 101 करोड़ की कुल जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या अभी तो ज़्यादा है, यह जी हमने माना है 40 करोड़ है, तो यह अनुपात 36.9% होगा। प्राय यह जनसंख्या की संरचना सीमांत आयु, युवाओं के उच्च अध्ययन के उपक्रम, सामाजिक परंपराओं तथा सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। तो वो होता है जनसंख्या में श्रम का अनुपात, जनसंख्या में श्रम का अनुपात। यानी कि इसमें क्या देखते हैं, कुल जनसंख्या, इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, और फिर क्या देखा जाएगा, श्रमिकों की संख्या, क्या, श्रमिकों की संख्या, और फिर इनकी ये एक्टिविटी रेट जो है वो निकाली जाती है, औसत निकाला जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन, GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुतः उत्पादित वस्तुओं का वर्तमान मूल्य, यह मूल्य उस स्तर से कम हो सकता है जिसे अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सक्षम है। प्राय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के वास्तविक स्तर का निर्धारण सकल मांग तथा संभावित सकल राष्ट्रीय उत्पाद वक्रों के प्रतिशतन के आधार पर होता है। यदि संभावित सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षा सकल मांग का स्तर कम हो तो उस समय वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल मांग के स्तर समान होंगे तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन के वास्तविक तथा संभावित स्तरों के बीच अवस्थितिक अंतराल संबंधी अंतर रहता है, उत्पादन संबंधी अंतर रहता है। इसके बाद बात करते हैं एड वैलोरम टैक्स, क्या, मूल्य अनुसार कर, किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई पर रोपित कर, यह कीमत के अनुपात के रूप में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की धारणीय अपेक्षाएं क्या हैं। हाल ही के वर्षों में मुद्रास्फीति जन्य अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए अपेक्षित स्फीति दर, जिसके कारण लोगों का व्यवहार बदलता है और स्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। प्राय श्रमिक संघ मजदूरी की दरों में वृद्धि पर जोर देते हैं और इससे कीमतों में वृद्धि अधिक हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, जो श्रमिक संघ मजदूरी की दरों में वृद्धि पर जोर देते हैं, इससे क्या होता है, कीमतों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम समायोजन तंत्र, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति को ठीक करने की व्यवस्था होती है ये समायोजन तंत्र। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के उपाय किए जाते हैं, बाह्य कीमतों का समायोजन, आंतरिक कीमतों का समायोजन और व्यापार तथा विदेशी विनिमय संबंधी प्रतिबंध। इसके बाद में हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। तो ये क्या है, तो इसमें हम देखते हैं एक फर्मों के समूह है या सरकार द्वारा निर्धारित कीमत, तो वो होती है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। प्राय अल्पाधिकार या एकाधिकार वाले बाजार में विक्रेता के पास पर्याप्त शक्ति केंद्रित होती है तथा उपभोक्ताओं को उसके द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु को खरीदना पड़ता है। एकाधिकार वह बाजार जहाँ पर केवल एक ही वस्तु का पूर्तिकर्ता उत्पादक होता है, अल्पाधिकार में थोड़े विक्रेता तथा पूर्तिकर्ता होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मूल्य पर अनुपातिक कर। प्राय किसी वस्तु पर उसके अपेक्षित मूल्य के अनुपात में कर आरोपित किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो ये तो लगभग पता ही होगा, विज्ञापन। तो एक लिखित अथवा दृश्य प्रस्तुतिकरण जिसके द्वारा कोई फर्म अपने द्वारा निर्मित वस्तु के ब्रांड को प्रचारित करके ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। जैसे टीवी में ऐड आती है, समाचार पत्रों में ऐड आती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। और इसके लिए चैम्बरलिन ने
कहा था कि आधुनिक व्यावसायिक जगत में विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं प्राय ब्रांड, रंग, डिजाइन आदि की भिन्नता पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये चैम्बरलिन के द्वारा कहा गया है और किसके संदर्भ में, विज्ञापन के संदर्भ में कहा गया है। इसके बाद में आता है विज्ञापन व्यय तथा बिक्री का अनुपात। प्राय फर्म यह प्रयास करती है कि उस सीमा तक विज्ञापन पर व्यय किया जाए जहां विज्ञापन की अतिरिक्त राशि तथा बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त राशि क्या हो, समान हो। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञापन मानक प्राधिकरण क्या है, ASA। यह संस्था इंग्लैंड में है तथा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी वस्तु का विज्ञापन पंचपूर्ण तथा भ्रामक न हो। इसके बाद में बात करते हैं बिक्री के पश्चात दी जाने वाली सेवा। वस्तुएं समरूपी होने पर भी अनेक बार विक्रेता ग्राहकों का आश्वस्त करता है कि उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि तक उसके रखरखाव की लागत विक्रेता ही वहन करेगा। यदि कोई कलपुर्जा दोषपूर्ण पाया गया तो निर्दिष्ट अवधि में उसे निःशुल्क बदला जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अभिकर्ता। बात करने वाले एजेंट के बारे में। एजेंट अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अभिकर्ता कहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी अथवा व्यक्ति या फर्म की ओर से किसी तीसरे व्यक्ति या फर्म के बीच संविदा हेतु मध्यस्थ का कार्य करता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये जो व्यक्ति है, जो भी इनका तैयार किया हुआ माल है उसे बेचने के लिए गांवों में विभिन्न किराना शॉपों पर, दुकानों पर जाते हैं, तो ये जो हो जाएंगे, ये तीसरा व्यक्ति हो जाएगा, इसे हम एजेंट कह सकते हैं। एक हिसाब से वो एजेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एजेंट में इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सकल मांग अथवा सकल व्यय। सकल मांग में जो है कुल उपभोग व्यय आता है, निवेश व्यय आता है, सरकारी व्यय आता है तथा शुद्ध निर्यात या आयात से अधिक को शामिल किया जाता है। यदि सकल मांग में वृद्धि होती है तो अनिवार्य रूप से वास्तविक उत्पादन यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जहां सकल मांग तथा सकल पूर्ति में समानता होती है, यहाँ राष्ट्रीय आय का साम्य स्तर प्राप्त होता है। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सकल मांग अथवा सकल व्यय। इसके बाद में हम बात करते हैं सकल पूर्ति की। सकल पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई कीमतों के निर्दिष्ट अनुपात पर अर्थशास्त्र में कार्यरत उद्यमी वास्तविक वस्तुओं तथा सेवाओं की जितनी मात्रा प्रदान करने हेतु तत्पर है उसी को सकल पूर्ति कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब समझिए आप, कीमतों के निर्दिष्ट अनुपात पर अर्थशास्त्र में कार्यरत उद्यमी यानी कि एक उत्पादक जितनी वस्तुओं और सेवाओं की जितनी मात्रा उत्पादन करने हेतु तत्पर है उसी को क्या कहा जाता है, सकल पूर्ति कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे सकल उपभोग की, एग्रीगेट कंजप्शन, सकल उपभोग के बारे में बात करेंगे। एक निर्दिष्ट निश्चित अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा व्यय की जाने वाली कुल राशि का योग सकल उपभोग की राशि में पूंजी निवेश तथा राजकोषीय व्यय को जोड़ने पर सकल मांग के अनुमान किए जाते हैं, वो सकल उपभोग होता है। कुल राशि का योग, जितनी भी उपभोक्ताओं द्वारा व्यय की जाने वाली राशि है उसका योग क्या कहलाता है, उसका योग ही हमें सकल उपभोग कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं एग्रीगेशन, अंशों का योग क्या होता है। किसी भी प्राचल से संबंधित छोटे छोटे अंशों के मूल्यों का योग यदि उपभोक्ता का उपभोग फलन CI बराबर AI प्लस BY हो तो देश के सभी उपभोक्ताओं के उपभोग फलनों का योग लेने पर समुची अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषयक समझौता। ये क्या है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता कृषि से संबंध है। इस समझौते की मुख्य धाराओं में कृषि उत्पादों के परस्पर व्यापार, घरेलू कृषकों को सहायता की नीतियां तथा कृषि उपज के निर्यात पर अनुदान शामिल है। परंतु विकसित तथा विकासशील देशों के बीच इन धाराओं के व्यावहारिक पक्ष को लेकर मतभेद बने हुए भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे वस्त्रों तथा पोशाकों विषयक समझौता, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय समझौता है यह, जिसमें वस्त्रों तथा पोशाकों के व्यापार से संबंधित धाराएं हैं। यह समझौता 1974 में 80 देशों के बीच हुआ था। ठीक है। और
मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का एक व्यापक एवं संशोधित रूप यह है। हाल ही में विकासशील देशों से विकसित देशों को निर्यात की जाने वाली पोशाकों पर विद्यमान कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट, कृषि समायोजन कानून। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1933 में पारित एक कानून जिसके अंतर्गत कृषकों की आय में स्थिरता बनाए रखने हेतु कृषि जिन्सों के लिए एक समर्थन कीमतें घोषित की गई। यह नीति अभी भी प्रचलित है तथा वस्तु साख निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। यह था कृषि समायोजन कानून। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, और जो नेक्स्ट हमारे जितने भी शब्द इसके ए वाले हमारे जो रह गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।